तो इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का भी फिटर ट्रेड का एग्ज़ाम है 6 मई को, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल रहने वाला है। लास्ट समय में आपको केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्ज़ाम में 20% ऐसे थे जो कि कन्फर्म थे, परंतु 20 से आगे आपको 10-12% ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। या तो आंसर ए होगा या बी होगा, इस तरीके से कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। परंतु सही आंसर के लिए आपको इन लास्ट दिनों में केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? डिले कनेक्शन बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, खुले दरवाजे, तारों पर अतिभार, ओवरलोडिंग होना, ये भी विद्युत से लगने वाली आग का कारण है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, खुले दरवाजे नहीं आएगा। सही करने की आप कोशिश कीजिएगा। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको पास होना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है, तो क्लास ए टाइप के लिए अग्नि के ईंधन का प्रकार यहाँ पर चुनना है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, कास्ट, कपड़ा और कागज। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है? आपसे पूछा गया है सेंटीमीटर में। सही आंसर चुनना है। यदि आपने दूसरा विकल्प चुना है तो ये सही रहेगा, 0.0001 आएगा। आप जानते भी होंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। सेंटीमीटर में पूछा गया है तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। इसी को दोस्तों दशमलव में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, वेग का एसआई इकाई क्या है? इस प्रकार वहाँ पर भी एग्जाम में 1 से 2% फिजिक्स से पूछ लिए गए हैं। तो वेग का एसआई इकाई क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ओम बराबर दिया गया है वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम जूल प्रति वोल्ट, और वोल्ट कूलाम प्रति जूल। देखिए V बराबर IR पर आधारित ये क्वेश्चन है। पहले वाला विकल्प सही है आपका, दूसरा भी सही है। यदि आप जानते होंगे कि Q बराबर IT होता है, इस तरीके से आपको कंफर्म करना था। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा विकल्प सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सभी सही लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, सामान्यतः हैंड टैप सेट में निम्नलिखित संख्या में टैप समाविष्ट है। तो टैप समाविष्ट की संख्या आपको बतानी है, वो भी हैंड टैप सेट में। तो राइट होगा दूसरा ऑप्शन 3 है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड एक्स ट्रैक्टर में कौन सी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं? किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं? तो ये कटी हुई होती हैं लेफ्ट हैंड। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ड्रिल जिग बुक्स प्राय हार्ड होते हैं क्योंकि? हार्ड ये क्यों होते हैं? ड्रिल जिग बुक्स प्राय हार्ड क्यों होते हैं? राइट होगा ऑप्शन 4, टूल को सही गाइड करे, बुश लंबे समय तक चल सके, इसलिए इनको हार्ड व टेम्पर किया जाता है ताकि टूल को ये सही गाइड करे। जिग क्या करता है? टूल को गाइड करता है, और बुश लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट पर आते हैं, जिग का उपयोग बोर लोकेशन के लिए करते हैं। तो बोर लोकेशन के लिए जिग का उपयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बोर पोस्ट याद रखें। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। कुछ लॉजिक बनाकर भी क्वेश्चनों को आपको करना है तैयार। प्रश्न नंबर 10 है, क्या रीमर द्वारा फिनिशिंग करने से सुराख का व्यास बढ़ जाता है? जब आप रीमर से फिनिशिंग करते हैं तो सुराख का आकार बढ़ जाता है। ये आपको बताना है कितना बढ़ता है। साधारण सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, फाइल को पेपर में क्यों बनाया जाता है? फाइल जो होती है आपकी रेती होती है, उसको पेपर में क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, ताकि तंग स्थानों पर फाइलिंग की जा सके, इसीलिए उसको पेपर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, फाइल दंत के अटका हुआ धात्विक कण जोब सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को क्या कहते हैं? भारण या पिनिंग दोष या ड्रेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इस दोष को पिनिंग दोष कहा जाता है। बी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नरम धातु की
फाइलिंग करते समय फाइल धातु के छोटे कणों से जम जाते हैं। फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए। इससे साफ इसको किया जाना चाहिए पानी से घोलकर, कपड़ा रगड़कर, तनु अम्ल से धोकर, फाइल कार्ड का प्रयोग करके। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फाइल कार्ड का उपयोग करके इसको जो है साफ किया जाना चाहिए ताकि छोटे छोटे कण बाहर निकल जाए। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वी ब्लॉक M 85 बाई 5 से 40 A IS 2949 में 540 का अर्थ क्या है? तो 540 का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन फोर्थ सही रहेगा। इस पर 5 से 40 मिलीमीटर व्यास की जॉब क्लेम की जा सकती है, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट पर आते हैं। 1 माइक्रोन का मान मीटर में होता है। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, तो माइक्रोन का मान मीटर में होता है, पहला सही रहेगा। 10 की पावर -6 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक 18 मिलीमीटर व्यास के बोल्ट का 1.5 मिलीमीटर पिच के फाइन स्क्रू धागे के साथ वर्णन किया जाता है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको प्रश्न में देख करके उत्तर बताना है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। मेजर डायमीटर 18 गुणा 1.5 ये आपकी पिच होती है। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि बताइए ये M क्या है, तो मेजर डायमीटर है, और 1.5 क्या है, तो ये आपकी पिच है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। देखिए ऐसा प्रश्न पत्र ही बना था, और कम से भी कम 2 प्रश्न तो देखिए मैथ से ही ट्रेड में पूछ लिए गए हैं। फिटर ट्रेड में 2 प्रश्न, जब आप एग्जाम दोगे आप बताओगे। प्रश्न नंबर 18 है। निम्न में से बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? तो आउटर रेस वाला जो भाग होता है वो स्थिर रहता है, इसको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। किस बुश का उपयोग स्पिटिंग बॉक्स बेयरिंग तथा ग्लोब वाल, गेट वाल व वाल्व ग्लैंड बेयरिंग में किया जाता है? तो राइट होगा पहला ऑप्शन, फ्लेंज बुश का प्रयोग किया जाता है ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व और वाल्व ग्लैंड बेयरिंग में। नेक्स्ट, एक बाह्य थ्रेड के पिच का व्यास का मापन किसके द्वारा या कोष किसका उपयोग करके किया जा सकता है? एक बाह्य थ्रेड के पिच का व्यास ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, करेक्ट बता सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। किस यंत्र द्वारा बोर होल की आंतरिक माप अत्यंत परिशुद्धता से मापी जा सकती है? आंतरिक माप मापना है आपको, और वो भी बोर होल की। तो इसके लिए आप यूज करेंगे इनसाइट माइक्रोमीटर, ये यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। पूछ रहा है हाई कार्बन स्टील के लिए, तो हाई कार्बन स्टील के लिए 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा जाता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के लिए। और लो कार्बन स्टील का पूछ ले तो 1300 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है। तो लाल रंग कब दिखाई देगा, उसके लिए सही तापमान आपको बताना है। तो इसके लिए आएगा दूसरा विकल्प सही, 700 डिग्री सेल्सियस। तो जब फोर्जिंग में गर्म किया जाता है और लाल रंग आपको दिखाई देगा 700 डिग्री सेल्सियस पर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बस। कार्बन की प्रतिशत हाइपोयू टेक्टोइड इस्पात में होगा, तो इसमें कितना कार्बन होगा ये बताना है। तो राइट होगा 0.8% से कम। नेक्स्ट प्रश्न, इस्पात में संरक्षण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इस्पात में
क्षणराक्षण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील है यहाँ पर, तो स्टील को जानते भी होंगे, क्रोमियम और निकेल का ये मिश्रण भी होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कभी कभी ऐसे भी आपको सोचना है एग्जाम में, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलाने के हिसाब से लगाने पड़ेंगे। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मिलान संबंधी भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, पदार्थ का गुणधर्म और विशेषताएं निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण। तन्यता के लिए क्या आएगा? तो तन्यता के लिए तनन परीक्षण आएगा। 1 का 3 है, 1 का 3 ऑप्शन पहले में भी है और तीसरे में भी है। चीमड़पन के लिए संघटक प्रशिक्षण, तो यहाँ पर 1 आएगा। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो चुका है। सहनशीलता सीमा श्रांति प्रशिक्षण। और निवेशन के लिए प्रतिरोध आएगा कठोरता प्रशिक्षण। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के सतह की गति कितनी होती है? विट्रीफाइड बॉन्ड तो इसकी होती है 1990 आरपीएम। 1990 आरपीएम जो है होती है। विट्रीफाइड बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको याद रखना है, वी से इसको इंगित किया जाता है। विट्रीफाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इस बॉन्ड के वहील पर पानी, तेल और दोस्तों तेजाब का कोई प्रभाव या असर नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। कार्बोंडम पहिए कुछ नहीं बल्कि रिक्त स्थान होते हैं। तो कार्बोंडम पहिए बताइए कौन सा आएगा? तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षी पहिए होते हैं। ये यहाँ पर राइट है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं एब्रेसिव से। एब्रेसिव 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव और कृत्रिम एब्रेसिव। चलिए, टेस्ट कवर कर रहे हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। प्रश्न नंबर 29 है। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार का सामग्री प्रयुक्त करते हैं? तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए, तो ग्राइंडिंग पहिया आपको बनाना है, तो किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, रेलवे कपलिंग के लिए नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है। एक M12 गुणा 1.25 थ्रेड को एक MS रोड पर काटना है, तो 1.25 क्या निर्देशित करता है? अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये होता है थ्रेड की पिच। तो ये जो वैल्यू होती है गुणा के बाद में, इसको जो है थ्रेड की पिच कहा जाता है। 31 का बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 3 बहुआरंभी चूड़ी वाले M8 गुणा 1 बोल्ट की लीड क्या है? तो लीड का यदि फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा जाओगे। तो यहाँ पर तो आंसर होने वाला है दूसरा विकल्प, 3 मिलीमीटर। तो इसको सूत्र को याद कर लेना है। लीड बराबर होता है स्टार्ट गुणा पिच। देखिए, आरंभिक चूड़ी, स्टार्ट ये वाला ही पॉइंट है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर रखेंगे 3 और यहाँ पर पिच क्या है? 1 है। यहाँ देखिए वाला, ये पिच बोला जाता है ना, तो ये 1 है। तो हो जाएगा आंसर आपका 3 मिलीमीटर। तो mm में इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा भाई। लेपिंग में कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? लेपिंग में कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? तो राइट होगा 0.01 mm। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस घटक को हैंड लेपिंग की आवश्यकता होती है? किस घटक को हैंड लेपिंग की आवश्यकता होती है? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रेस वर्क डाई। हैंड लेपिंग जो हाथ से की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं।
लुब्रिकेंट का यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे कहते हैं। तो लुब्रिकेंट का जो तापमान है फ्लैश पॉइंट से इतने से इतना होता है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट पर आते हैं। यह है ग्रेविटी फीड की एक विधि है जिसमें लुब्रिकेशन मशीन पार्टों पर बूंद बूंद करके गिरता है, इसे लुब्रिकेटर कहते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो मज़ा ही आ जाए। बूंद बूंद करके गिरती है तो इसको कहा जाता है दिग पद्धति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। क्या कहा जाता है इसको? दिग पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। ग्रांट चार्ट रिक्त स्थान फिल करना है के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, उत्पादन कार्यक्रम की यह जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फ्रांसिस टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन कैसा टरबाइन है ये? तो यह है त्रिज्यीय प्रवाह टरबाइन है ये। नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्रवाह का अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल तथा जलीय परिमाप द्वारा द्रव्य चालित माध्य गहराई क्या है? तो गहराई आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प ही, R बराबर A/P है। तो माध्य गहराई को R से प्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है, क्षेत्रफल बटे परिमाप। पहला विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा H को अभिव्यक्त किया जाता है, इसका सूत्र क्या है? तो राइट होगा पहला ऑप्शन, सभी का सही होगा, I²RT। तो ऊष्मा बराबर होता है I²RT होता है। 1 से 2 प्रश्न जो है सूत्र पर आधारित ही पूछे गए हैं एग्जाम में। वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है व्यापन। पहला विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, ऑक्सी एटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हुए एक धातु कर्तन परिचालन के दौरान धातु रिक्त स्थान फिल करना है के कारण कर्तित होती है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सी एटिलीन से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था भाई। तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, गहन ऑक्सीकरण इसको कहा जाता है। गहन ऑक्सीकरण जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। फीलर गेज का पदार्थ क्या होता है? फीलर गेज का पदार्थ क्या होता है? तो यह होता है बेदाग स्टील। याद कर लेना है, क्या कहा जाता है इसको? बेदाग स्टील कहा जाता है। फीलर गेज स्टेनलेस स्टील का होता है। किसका होता है ये? बेदाग स्टील, मतलब इसी को कहा जाता है स्टेनलेस स्टील, जिस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है। और फीलर गेज की सहायता से दो मिलने वाले सतह के बीच का गैप जो है चेक किया जाता है फीलर गेज से। ये आप पॉइंट जानती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केस हार्डनिंग एक विधि है जिसमें रिक्त स्थान फिल करना है। धातु की बाहरी सतह हार्ड होती है। किसके द्वारा आपको धातु की बाहरी सतह को हार्ड करना होता है? ये कौन सी धातु की बाहरी सतह को हार्ड करना होता है? तो राइट होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो मर्दुल स्टील होती है उसी की बाहरी सतह को दोस्तों हार्ड किया जाता है केस हार्डनिंग विधि में। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। अनिलित स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सपाट कार्ड स्टील कार्बन स्टील का एक घटक नहीं है? एक घटक नहीं है। तो राइट होगा दूसरा ऑप्शन मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट एक प्रश्न ऐसा ही बना था जिसमें ऑप्शन थे परलाइट, फेरोलाइट, यानी कि इससे संबंधित ऑप्शन थे। पता नहीं प्रश्न क्या पूछा गया था। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर भी ये टॉपिक है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेथ मशीन में ड्रिल्स
तथा रीमर जैसे कर्तन औजार को पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो लैथ मशीन में ड्रिल्स और रीमर जैसे औजार को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेल स्टोक का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, टेल स्टोक का ही प्रयोग किया जाता है। और टेल स्टोक जो है खराद के दाईं तरफ होता है। टेल स्टोक जो आपका दाईं ओर होता है, इस चीज़ को याद रखना है। जबकि हेड स्टोक ये आपका बाईं ओर होता है खराद मशीन में। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में किसको फिट किया जाता है? तो राइट होगा पहला ऑप्शन, टॉप स्लाइड को। टॉप स्लाइड को। तो ये इम्पोर्टेंट भाग है लेथ मशीन का। नीचे सैडल होता है, सैडल के ऊपर आपका क्या होता है? क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट होता है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आपका टॉप स्लाइड होता है। टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट होता है। इससे प्रश्न जो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेथ के निम्न में से किस भाग में स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर राइट है रेड कटाई। यहाँ पर जो गति न्यूनतम आपको देखने को मिलती है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि स्पिंडल पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, वर्गाकार या वृत्ताकार। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा इसका, कितनी आपकी तैयारी है, कमेंट कर सकते हो। अस्टर का नट इंड रिक्त स्थान बताना है, यहाँ पर क्या आएगा? तो राइट होगा पहला ऑप्शन, लंबाई में लंबा होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक अस्थायी न्यू बोल्ट है? इनमें से कौन एक अस्थायी न्यू बोल्ट है? तो राइट आंसर है लेविस बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न, जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं आई फाउंडेशन बोल्ट। इसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिट धातुओं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? सिट धातुओं को जोड़ना है आपको। किसके द्वारा जोड़ेंगे? सोल्डरन के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 53 है, चित्र में दर्शाई गई स्टेक का नाम बताना है आपको। इस स्टेक का क्या नाम है? देख लीजिए। तो इसका नाम है राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक जो है इसका नाम है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रसायन संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए करते हैं? तो राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। इससे बनी हुई चादरों का उपयोग किया जाता है डेयरी उद्योग में, खाद्य सामग्री में, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 55 है, अम्लीय विलायक में पीएच का मान होता है? तो पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 56 है, आंतरिक सैनिटरी पाइपलाइनों में दुर्गंध गैसों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसमें लगाया जाता है फ्लोर नहनी टैप। 56 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जल की मांग पर प्रभाव डालने वाला घटक है? जलवायु की स्थिति, समुदाय का आकार, जल की लागत। तो राइट होगा ये सभी। फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। लेटर साइज ड्रिल कहाँ से कहाँ तक के साइज में मिलते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ए से जेड तक में मिलते हैं। ए से जेड तक में ये मिलते हैं। साइज़ पूछ लिया आपसे, तो ए लेटर का साइज़ जो है कि कैसा होता है? ए लेटर का साइज़ जो है छोटा होता है और जेड लेटर का साइज़ बड़ा होता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, एक अंतःबिंदु नियंत्रण प्रणाली केवल निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? तो राइट होगा बरमई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ड्रिल किए गए किसी छिद्र के खुले सिरे पर बोल्ट हेड के लिए सपाट सीट निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बोल्ट के हेड पर
तो इसको कहा जाता है सपोर्ट फेसिंग। स्पार्ट सीट निर्मित करने के लिए थोड़ा सा मैच हो रहा है, याद रखेंगे, सपोर्ट फेसिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, रस्से से सिरे को बड़ा करने अस्थायी जोड़ बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट होगा क्राउनिंग विधि। क्राउनिंग विधि कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की गिरनी या पुली का उपयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है? तो ये किया जाता है तेज और ढीली गिरनी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 63 है, यदि बेल्ट का पुली के साथ रैपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव पड़ेगा टॉर्क कम ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? तो ये सही होना चाहिए आप सभी का। इसका कारण होगा पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक रेट्रोफिटिंग में बदला जाता है? रेट्रोफिटिंग में बदला जाता है। तो ऑप्शन 4 सही है, CFC 11 के द्वारा, क्लोरोफ्लोरो 11 के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न तो गलत करने ही नहीं भाई आपको एग्जाम में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, पहले घटता है और बाद में बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, जबकि आयतन कम होता है। तो आप समझ गए होंगे, डी ही यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 67 है, वर्ग बी में लगी आग होती है, किस क्लास की ये आग रहेगी? तो इस टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, क्या पता आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तरल पदार्थ, तो क्लास ए में ठोस आता है और क्लास बी में द्रव आता है, क्लास सी में गैस वाली आग आती है और क्लास डी में बिजली की आग जो है शामिल की जाती है। प्रश्न नंबर 68 है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? वेरी इजी है, 746 वाट जो है होते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, संधारित्र की इकाई होती है, तो संधारित्र की इकाई फैराड होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। आपको पूरे 75 क्वेश्चन कवर करने हैं, क्या पता जैसे कि यहाँ पर बाद में इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपके साइड में बाद में इजी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से आपको छांटते हुए चलना है। यदि आपके 35 कन्फर्म हो जाए तो यहीं पर छोड़ देना है, यदि 35 कन्फर्म नहीं होते हैं फिर आपको जो है जैसे विद्यार्थी कर रहे हैं 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं भाई, तब जा कर के आपका हो जाएगा ट्रेड पास। कौन सी रेती का भाग नहीं है? रेती का भाग नहीं है, कंधा, एडी, बेरल, फेरूल। तो वेरी इजी है, फोर्थ यहाँ पर सही रहेगा, बेरुल नहीं है। हमसे प्रश्न बना था कि रेती में कौन सा भाग फिट किया जाता है जो नरम होता है? टैंक। तो यह आंसर इजी था। चलिए, टॉर्क का मापन ऐसा यूनिट में किया जाता है, टॉर्क का मापन, तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन, न्यूटन मीटर। देखिए, टॉर्क बराबर जो होता है वो होता है F/D, तो F का मात्रक मीटर और दोस्तों F का न्यूटन होता है और D का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर था। प्रश्न नंबर 72 है, फ्लैट बेयरिंग निम्नलिखित में से किस धातु के बनाए जाते हैं? जो फ्लैट बेयरिंग होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं? चित्र से कोई भी प्रश्न देखने को एग्जाम में नहीं मिला है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कास्ट आयरन का ये बना होता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। फ्लैट बेयरिंग जो कास्ट आयरन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार के बेयरिंग 2 भागों में बने होते हैं? इनकी बाहरी बॉडी घन मेटल, ब्रोंज और कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि अंदर की बॉडी किसकी बनी होती है? बाहर की बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बेबिट मेटल से, वाइट मेटल से बनी हुई होती है अंदर की बॉडी। तो नंबर नेक्स्ट पर आते हैं,
अंतर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? अंतर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग, तो पाइपों का आंतरिक व्यास। 2 विकल्प यहाँ पर सही है। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। देखिए अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट कराया है। वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट क्या होती है? तो वर्नियर कैलिपर का आपसे लिस्ट काउंट मान पूछा गया है। तो लिस्ट काउंट से एग्जाम में तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, शायद आपसे पूछ ले। तो अभी तो आपके लिए सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रश्न पत्र आसान बन जाए या फिर हार्ड ही बने, वो करेगा डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर, कैसा प्रश्न पत्र उसको बनाना है आपके लिए, क्योंकि आपके पेपर में 4 दिन का गैप लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 0.02 mm होता है। तो दोस्तों 75% हमने कवर किए हैं। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपने इस प्रश्न पत्र में 34 क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए हैं ये बताइए, या 30 किए हैं या फिर किसी ने 35 किए, कमेंट जरूर कीजिएगा कितना स्कोर इसमें बना है। तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। रिस्पॉन्स यदि अच्छा रहा तो रहना चाहिए, तो वीडियो को इसके लिए लाइक करना और शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।